आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 का लेक्चर 2 रहने वाला है और आज जो हमारा फोकस रहने वाला है वो सीजीएल 2022 के मेंस के पेपर पे रहने वाला है। पिछली क्लास में हमने सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर देखा था और आने वाली जो 6 से 7 क्लासेस रहने वाली है उसमें हम मेंस का जो पिछले 2 साल में चाहे वो सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का, उसी पे फोकस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए कि आप पिछले 2 साल के मेंस के पेपर पहले ऑब्जर्व करोगे, क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है, कभी ईजी आ रहा है, कभी हार्ड आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको अपने मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ। और एक बात और बता दूं कि अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी तभी आपको आने वाली क्लासेस का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए कि पुरानी क्लासेस देख के तभी यहाँ पे आइए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क रखा हुआ है जिसमें से हम 4 लीटर मिल्क को निकाल रहे हैं और जितना भी हमने मिल्क निकाला है उसको हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपल मतलब ये है कि 4 लीटर मैंने मिल्क निकाला, उसमें मैं 4 लीटर फिर पानी डाल दे रहा हूँ जिससे वो मेरा फिर से 40 लीटर हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा हमने 4 लीटर पानी को मिलाया है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, तो हमें यहाँ पे पानी पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ दूध पे ध्यान देना है। देखो 40 लीटर शुरू में मिल्क था, आपने यहाँ पे 4 लीटर मिल्क निकाला क्योंकि शुरू में तो मिल्क है, शुरू में आपका 4 लीटर ही मिल्क निकलेगा क्योंकि वो प्योर मिल्क है। ठीक है, लेकिन जब आप पानी मिला दोगे उसके बाद निकालोगे तो वो आपका सोल्यूशन निकलेगा, सिर्फ मिल्क नहीं निकलेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो वैसे तो आपको दिख रहा है जब 4 लीटर दूध निकालोगे तो आपका 36 लीटर दूध बच जाएगा। आपको पता है साफ साफ, क्योंकि प्योर मिल्क था। लेकिन हम जो पिछले क्लास में सीखे हैं वो वही देखेंगे। तो आप देखो आपने 4 लीटर मिल्क को निकाला, तो 40 लीटर का 4 लीटर निकाला, मतलब आपने 1/10 हिस्सा निकाला। जब 1/10 हिस्सा निकाला तो कितना बचा आपका? 9/10 हिस्सा बच गया। अब ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हम 2 बार और परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब फिर से हम 4 लीटर निकालेंगे, 4 लीटर पानी ऐड करेंगे, फिर से हम 4 लीटर निकालेंगे, 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी है, जब आप 4 लीटर निकालोगे तो वो सब सोल्यूशन निकलेगा, वो मिल्क नहीं निकलेगा। तो जब आपने सेम प्रोसेस रिपीट किया, मतलब आपका देखो 4 लीटर पानी आपने जब रिप्लेस कर दिया तो फिर से 40 लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, अब आप उसमें से फिर 4 लीटर निकाल रहे हो तो 1/10 हिस्सा निकालो, मतलब 9/10 हिस्सा बचेगा। तो जो उसमें दूध है उसका भी 9/10 हिस्सा बचेगा, जो उसमें पानी है उसका भी 9/10 हिस्सा बचेगा। तो हमें तो दूध से मतलब है, तो दूध का फिर से 9/10 हिस्सा बच जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 2 मोर टाइम्स, मतलब एक बार तो आपने किया, फिर 2 बार आपको और करना है। तो आपने एक बार यहाँ पे किया और फिर एक बार और करोगे तो ये आपका मिल्क बचेगा, ये आपका मिल्क है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका 1 0 से 1 0 चला गया। 9 9 9 729, 729 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। पहली बात तो 2 के बाद दशमलव आना चाहिए जो इन दोनों में आ रहा है। अब आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देख लेनी है क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछा है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो बस आपको पता है 9 चौक 36 होता है, 6 यहाँ पे आए तो आपका ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे 2 मोर टाइम्स ना करके यहाँ पे 2 टाइम्स भी कह सकता था। तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उसको 2 बार ही कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे फिर आप यही यहाँ तक ही लिखते क्योंकि 2 ही बार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 मोर टाइम्स, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। साथ में देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच मिल्क एक सेकंड सॉरी, हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर हैव। मतलब अब कंटेनर में कितना मिल्क है जो हमने निकाला, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा हमसे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ सकता था हमसे, यहाँ पे वाटर भी पूछ सकता था कि वाटर कितना है। तो आपको पता है अगर इतना मिल्क है, अगर इतना मिल्क है, टोटल आपका 40 लीटर ही तो सोल्यूशन है, तो उस 40 में से इतना मिल्क घटा देते 29.16, तो आपका यहाँ पे 10.84 आपका क्या आ जाता, आपका आ जाता ये वाटर आ जाता। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता था, आपको इस बात का भी ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर डायमीटर। मतलब जिस रेट से पानी फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके डायमीटर के स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि वाटर फ्लो का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4:9:16 हो जाएगा कि नहीं, ये वाटर फ्लो का रेशियो है। अगर ये बात हमें नहीं भी दी रहती ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, तो भी हमें ये बात पता है। कैसे पता है, मान लो ये आपका पाइप है, ठीक है, मान लो इसकी पानी फ्लो का रेशियो 1 मीटर/सेकेंड है, मान लो। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में इतना आपका 1 मीटर तक पानी निकलेगा। साथ में अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो ये एरिया इंटू हाइट करूंगा तभी तो मेरा वॉल्यूम निकलेगा। तो ये एरिया πr² और ये हाइट मान लो h है, तो आप देखो πr² ऐसा आपका वॉल्यूम निकल रहा है। तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r² के, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, चाहे रेडियस का हो चाहे डायमीटर का हो, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि इसको डायमीटर का फॉर्म में लिख दूं लो,
यही तो होगा, तो भी आपका डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। तो ये बात अगर नहीं भी दी रहती ना तो भी हमें यही मान के करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब आ जाओ। तो ये आपका एफिशिएंसी भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये अगर फ्लो का रेशियो तो वही आप मान लो, इसको एफिशिएंसी मान सकते हो, एफिशिएंसी भी मान सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड तो हाँ, हमसे कह रहे हैं द बिगेस्ट टैप, जो बिगेस्ट टैप है वह उस फिल कैन इम्पटी टैंक को फिल कर सकता है 81 मिनट में। मतलब अगर 16 की स्पीड से 81 मिनट तक चल जाए तो पूरे टैंक को फिल कर देगा। मतलब टोटल टैंक का जो वॉल्यूम है इतना है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन, अगर सारे टैप्स को ओपन कर दे, मतलब इन तीनों एफिशिएंसी के साथ अगर हम भरें तो कितना समय लेगा, तो इन तीनों को ऐड कर दो। तो 9 4 13 और आपका ये हो जाएगा 29। तो 29 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका कितना आना चाहिए यहाँ पे। हाँ तो देख लो यहाँ पे भाई, 16 कन्ना 16, 10 16 अट्ठे आपका होता है 128 138। इसको आप 29 से डिवाइड कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आपको दिख रहा है 29, 30 चौक 120 होता है और आपका 25 145 होता है, तो आपका 4 बार जाएगा, तो आपका 4 बार आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, बाकी आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, आपका यही आएगा। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, कह रहे ए बी सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं उनका हमें रेशियो दिया है, साथ में उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका रेशियो दिया है। हमसे पूछ रहा है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट किया है। पहली बात तो आप ये समझो कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, साथ में कितने टाइम के लिए किया है। जैसे अगर मुझे दो लोग के बीच में, मानो ए और बी के बीच में मुझे बताना है कि इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, तो ये डायरेक्टली ये डिपेंड करेगा कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, साथ में इसने कितने टाइम के लिए ए ने इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए बी ने इन्वेस्ट किया है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है टाइम, यहाँ पे आपको दिया है प्रॉफिट और यहाँ पे दिया है आपको इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करोगे तो आपका ये रेशियो आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से भी आप देखो, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ आपको देखो, आप अगर इन दोनों को देखो ए और बी को, इनका सारा रेशियो डिफरेंट है, तो सिर्फ आप ए और बी को देख लो। आप वैसे बी और सी को भी देख सकते हो, मैंने क्या बोला, आप बी इस और सी को भी देख सकते हो, लेकिन आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे 3:4 है और ये भी 3:4 है, तो आपकी दाल गलेगी नहीं। इससे अच्छा आप यही कि आप ए और बी को देखो, सिर्फ तीनों को देखने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ ए और बी को देखो, ये इसको देखना है सिर्फ आप। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, तो बस कर दो भाई इन्वेस्टमेंट 1:3। सिर्फ आप ए को देखो, 1:3 आपका 3 आ गया, रेशियो आपका 3:2 6 आ गया। ये आपका 1:2 आ रहा है, लेकिन आपको 4:3 चाहिए। ए और बी का रेशियो 4:3 है। दूसरा चेक कर लो, ठीक है, 7×3 = 21 और आपका 9×2 = 18, ये भी आपका नहीं आ रहा है। इस तीसरा देख लो, तीसरा में क्या है, 8×3 = 24, रेशियो 9×2 18, तो आपको दिख रहा है ये आपका 4:3 आ गया है और आपको यही चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना करना था बस। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सच दैट ए बी बी सी ए सी हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितने सर्कल्स पास करेंगे ए बी सी से होते हुए। तो हम एक बार पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लेते हैं कि अगर आपका कोई सिंगल पॉइंट है तो उससे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास करते हैं। अगर आपके 2 पॉइंट्स हैं तो इन दोनों पॉइंट से भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करते हैं। अगर 3 पॉइंट्स है तो अब आपको एक बात समझनी है, इन तीनों पॉइंट्स से आपका एक ही सर्कल पास करेगा और सर्कल पास करेगा ही करेगा। मतलब अगर 3 पॉइंट्स में कहीं पे भी दे दिया हूं तो उससे आपका सर्कल पास करेगा ही करेगा और एक ही सर्कल पास करेगा। लेकिन आपके तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होने चाहिए। अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब जैसे अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे दिया, मतलब तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपका एक भी सर्कल पास नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसे दे दिया ऐसे, तो ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं, तो यहां से आपका एक सर्कल पास करेगा ही करेगा और एक ही सर्कल पास करेगा। ठीक है, अगर मैं 4 पॉइंट्स दे दूं, 4 पॉइंट्स दे दूं तो इससे सर्कल आपका पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। और अगर जो सर्कल पास करेगा, देखो पर मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कल पास कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर सर्कल पास हो रहा है तो एक ही सर्कल पास करेगा। ठीक है, और वो आपका कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर वो कर रहा है सर्कल पास इन चारों पॉइंट से, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली ये आपका ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा मानो दिख रहा है कुछ।
ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर मानो ये मुझे 40 डिग्री दिया है तो ये आपका 140 डिग्री हो जाएगा, और ये मान लो अगर आपको 10 डिग्री दिया है तो ये आपका 170 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। 1 और 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास करते हैं, 3 से आपका एक सिंगल सर्कल ही पास करेगा अगर वह आपका कोलिनियर नहीं है तब, और अगर 4 पॉइंट से तो उससे सर्कल पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर कर रहा है तो वो जो 4 पॉइंट्स मिलकर क्वाड्रिलेटरल बनाएगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ये तीनों पॉइंट्स मिलकर आपके ट्रेंगल बनाएंगे। मतलब अगर कोई ट्रेंगल पॉसिबल है तो उससे आपका एक उसके वर्टेक्स से होते हुए आपका एक सिंगल यूनिक सर्कल पास करेगा। इतनी बात क्लियर है? मतलब अगर आपका ट्रेंगल बन रहा है तो उससे आपका एक सर्कल पास करेगा। और आपको पता है जैसे अगर मैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर ले लूं तो इससे कोई भी आपका ट्रेंगल पास नहीं करता है। ठीक है, आपका ट्रेंगल नहीं पास होगा। लेकिन अगर आपका 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, चाहे जहां दे दूं तो आपका एक ट्रेंगल बन जाएगा, और अगर आपका एक ट्रेंगल बन जा रहा है तो उससे आपका एक सर्कल पास कर जाएगा। अब यहाँ पे आप ये समझ लो कि ए बी सी तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो आपका एक ट्रेंगल बन चुका है। तो ये उनकी साइड्स है। तो अगर ये ट्रेंगल पॉसिबल है तो आपका एक सर्कल पास करेगा, अगर आपका ट्रेंगल पॉसिबल नहीं है तो आपका एक भी सर्कल पास नहीं करेगा। आपको पता है ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, मानो ए बी सी 3 साइड्स हैं, किसी भी ट्रेंगल की ए बी सी 3 साइड्स हैं, तो किसी भी आप एक साइड को ले लो, मैंने बी वाली साइड को ले लिया, तो ये जो बी का लेंथ है वो आपका किसके किसके बीच में लाई करेगा? ये आपका ए और सी के डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए, साथ में ए और पी के सम से कम होना चाहिए, बराबर भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने बोला इससे ज़्यादा ही होना चाहिए और इससे कम ही होना चाहिए, किसी भी केस में बराबर नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड कर दूँ, मतलब दो साइड्स को ऐड कर दूँ, तो तीसरे के बराबर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका ट्रेंगल पॉसिबल नहीं है, और जब आपका ट्रेंगल ही पॉसिबल नहीं है तो आपका यहाँ पे ये सर्कल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 पॉइंट्स की बोल दूँ तो 5 पॉइंट से भी आपका सेम है कि आपका सर्कल पास भी कर सकता है और नहीं भी पास कर सकता है। आप ऐसे भी सोचो ना, कॉमन सेंस है भाई, ये देखो ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट ले लूँ, लो भाई 5 पॉइंट ले लिया। जैसे अगर मैं 3 पॉइंट्स भी ले लिया, जैसे ये 3 पॉइंट्स भी लेना, तो आपको पता है इन 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा जो ये है। अब अगर मैं बताऊं, जैसे मैं अगर यहाँ पे पॉइंट ले लिया तो ये 4 पॉइंट्स हो गए कि नहीं, ये 4 पॉइंट्स, तो अब आपका इससे सर्कल पास नहीं कर पाएगा किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि आपका इन तीनों पॉइंट से लेके आपको पता है आपका एक ही सर्कल पास हो रहा है जो कि यही सर्कल है। तो आप अगर यहाँ पे पॉइंट लोगे तो इन चारों से मिलकर कोई भी सर्कल पास नहीं हो पाएगा, इन चारों से मिलकर कोई भी सर्कल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ तो ये 4 पॉइंट अगर मैं लूँ, ये और ये, तो इससे सर्कल पास हो रहा है। लो भाई ये 5 पॉइंट ले लिया तो भाई देखो इससे भी सर्कल पास हो रहा है, भाई सर्कल तो यही है ना, इससे पास हो ही रहा है। तो ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जब सर्कल हमने देख रहे हैं तो हम एक बार कॉमन टेंजेंट भी देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अगर दो सर्कल ऐसे हैं तो इसमें 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं, 2 डायरेक्ट होते हैं, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और ये वाला आपका ट्रांसवर्स होता है। अगर मैं इसके लेंथ की भी बात कर लेता हूँ यहीं पे, या पहले हम देख लेते हैं, अगर 2 सर्कल हैं ऐसे बाहर बाहर तो इससे 4 कॉमन टेंजेंट पास होता है। अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको लिखेगा कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और लिखेगा इंटरनली। तो हो सकता है आप इंटरनली पढ़ो ही ना, आप 3 मार्क के गलत चले जाओ। अगर इंटरनली है तो आपका एक कॉमन टेंजेंट आएगा, अगर एक्सटर्नली है तो आपका 3 कॉमन टेंजेंट आएगा, एक ट्रांसवर्स और 2 डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही 2 कॉमन टेंजेंट यहाँ पे और आपका नो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे। अगर अंदर भाई कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकते। यहाँ पे हम लेंथ भी देख लेंगे, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। मतलब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपसे पूछता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये आपका डायरेक्ट हो गया, जिसकी जो वैल्यू होती है वह आपकी रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर की होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका डी क्या है? डी आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, ये आपका डी है, ये आपका डी है। और आर क्या है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस, स्मॉल आर क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है ट्रांसवर्स आपका ये वाली लेंथ पूछ सकता है, ये वाली लेंथ। ये लेंथ कितनी होती है? एक सीन एरो बन गया। इस लेंथ की सिंपल सेम फॉर्मूला ही होता है, बस यहाँ पे आर प्लस आर हो जाता है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके 2 सर्कल टच कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये 2 सर्कल टच कर रहे हैं ना, ये देखो टच कर रहे, तो आपसे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछेगा, क्योंकि भाई इसकी लेंथ तो 0 हो गई ट्रांसवर्स की, भाई ये ट्रांसवर्स जो है इसकी तो लेंथ 0 हो गई, क्योंकि भाई यही तो आप कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करोगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट का पूछे तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे जो डी होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो आपका आर प्लस आर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आर प्लस आर डाल दूँ तो आपको दिख रहा है आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है मैं आपका बेसिकली 4r बचेगा। जब आपका 4r बचेगा तो सिंपल उसका रूट लोगे तो 2 रूट आर बचेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ बताऊँ आपको तो ये हो जाएगा 2 रूट
RR, आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे कह रहा है अ ग्लास जार कंटेन 6 white 8 black 4 रेड एंड 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or white? भाई ब्लैक और वाइट, कितने ब्लैक हैं भाई आपके, ब्लैक कितने हैं और वाइट आपके, सॉरी ब्लू, ब्लू इतने हैं, तो 8 3 11, 11 टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके 6 4 10 और 21, 11/21। सिंपल आपका ये वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा, आसान सा ये वाला। तो थोड़े कार्ड्स पे बेस देख लेते हैं, आपको कार्ड्स के बारे में पता है ना भाई। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें आपका 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। बेसिकली आपका यहाँ पे 13 13 के 4 सेट होते हैं। 13 स्पेड होता है, 13 आपका क्लब होता है, 13 आपका डायमंड होता है और 13 आपका हर्ट होता है। तो जो ये आपके हैं ये कार्ड्स, मान लो आपके आपने स्पेड वाले सारे कार्ड्स देख लिए, सेम कार्ड आपका, सारे कार्ड क्लब के साथ होता है, सारे कार्ड आपका डायमंड के साथ होते हैं, सारे कार्ड आपके हर्ट के साथ होते हैं। तो जो आपका एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, इसको हम तीनों को साथ में मिला के फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इक्का है और इन चारों को अगर मिला दूं ना तो इसको आप ऑनर कार्ड्स बोलते हैं, ऑनर कार्ड्स। अगर इन चारों को मिला दूं मैं तो इसको हम ऑनर कार्ड्स बोलते हैं। लेकिन इस पे बेस्ड आपका नहीं आएगा, आपका फेस कार्ड पे ही बेस्ड आता है। 2 से 10 तक आपके नंबर कार्ड्स होते हैं, ध्यान रखना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो 9 और 4 13, टोटल 13 कार्ड हो और यही आपका सेम सम में रिपीट होता है। तो हमसे कह रहा है 2 ऑफ स्पेड, तो ये आपका स्पेड है, इसको मैं इरेज कर दूं क्या, ये आपका स्पेड है, स्पेड में भी जैक आना चाहिए, तो जैक तो आपका एक ही होगा ना स्पेड के साथ, मतलब एक कार्ड है और टोटल कार्ड 52 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और जैक, कोई भी जैक आ सकता है, आपको सिर्फ जैक का, तो जैक आपके चारों में आ सकते हैं। एक जैक यहाँ पे है, एक जैक आपका यहाँ पे भी, एक जैक यहाँ पे, एक जैक यहाँ पे, मतलब 4/52, क्योंकि 4 जैक और टोटल कार्ड्स 52। ठीक है, अ किंग ऑफ रेड, अ किंग ऑफ रेड कलर, भाई किंग हो और रेड कलर का हो तो भाई ये भी किंग रेड कलर का, ये भी किंग रेड कलर का है, तो 2/52। अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड कितने कार्ड है भाई, डायमंड ये 13 कार्ड डायमंड है, तो 13 बटे आपका आ जाएगा 52। अ किंग और अ क्वीन, मतलब किंग आ जाए या क्वीन आ जाए भाई, किंग 4 क्वीन 4, 8 हो गए, 8/52। अ नॉन फेस कार्ड, मैंने आपको क्या बताया, ये आपके 3 फेस कार्ड हैं, किंग क्वीन जैक, और ऐसे आपके टोटल 12 फेस कार्ड है भाई, 3 इंटू 4 करके 12 हो गए, और 12 के अलावा नॉन फेस कार्ड बचे हुए जो 40 कार्ड है भाई, 52 माइनस 12 कर दो, 40 हो गए, 40 आपके नॉन फेस कार्ड है, तो 40 बटे आपका हो जाएगा 52। अब ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक हो साथ में फेस कार्ड हो, तो भाई ये 3 और ये 3, ये आपके ब्लैक भी और फेस भी है। ठीक है, तो आपके टोटल 6 कार्ड्स हो गए, तो 6/52। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड तो भाई ब्लैक आपके कितने हैं, ब्लैक आपके 26 हैं, तो 26/52। नॉन एस, एस आपका कितना है भाई, एस ये 2 3 4, 4 आपके एस हैं, बचे हुए आपके कितने नॉन एस हैं, तो 48/52। नॉन फेस कार्ड हो साथ में ब्लैक कलर का हो, तो आपको दिख रहा है भाई आपके ब्लैक कलर में कितने फेस कार्ड है, मैंने ऊपर देखा था शायद ब्लैक फेस कार्ड 6 हैं, बचे हुए आपके नॉन फेस ब्लैक कलर के कार्ड है। लेकिन देखो फिर से, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स हैं जिसमें 6 आपके फेस कार्ड्स हैं भाई, ये 3 और ये 3, तो मतलब 20 आपके नॉन फेस ब्लैक कार्ड है, तो 20/52। इसको देखो, नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, मतलब स्पेड भी ना हो जैक भी ना हो, तो भाई अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, सॉरी तब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप दिमाग में सोच पाओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ लेकिन ये चीज़ आपको रटी रहनी चाहिए, आपको ये नहीं देगा। हाँ, तो भाई कहाँ पे नाइदर स्पेड, स्पेड नहीं होना चाहिए, ये 13 तो नहीं होने चाहिए, साथ में जैक भी नहीं होना चाहिए, तो आप ये वाला जो जैक ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ये 3 और आ जाएंगे, तो 13 कार्ड्स ये प्लस 3 कार्ड्स मतलब 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, ये 16 कार्ड्स नहीं होने चाहिए, तो कितने 52 माइनस 16 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा, 52 माइनस 16 डिवाइड बाई 52। नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेड किंग, मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये 13 तो नहीं हो सकते, साथ में आपका रेड किंग नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसकी बात कर रहे थे, मतलब इन दोनों की बात कर रहे थे, उसको तो मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ 13 में, साथ में ये सिर्फ रेड किंग की बात कर रहे हैं, तो एक और एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब 14 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो 52 माइनस 14 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे मोड ऑफ ग्रुप डेटा। जब भी मोड ऑफ ग्रुप डेटा पूछे तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट ये हो रहा है, मतलब आपका जो मोड है वो 25 से 30 के बीच में ही लाई करेगा, 25 से 30 का एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे हम मोड का फॉर्मूला जरूर रिवाइज करेंगे। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका मोड इक्वल्स टू क्या होता है, आपका होता है एल प्लस आपका F1 माइनस एफ जीरो अपॉन टू F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू एच। अब मैं यहाँ पे आपको सारी वैल्यू बता दे रहा हूँ। देखो आपको पता है कि आपका जो मोड लाई करेगा 25 से 30 के बीच में लाई करेगा, तो ये जो आपकी लोअर लिमिट होती है ये आपका एल होता है। इसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका F1 होता है, इसके बाद वाला F2 होता है, इसके पहले वाला आपका F0 होता है। तो आपको यहाँ पे ये तीनों वाली पता चल गई। अब H क्या है, H आपका है बेसिकली कि जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी है। तो आपका 20 से 25 क्लास इंटरवल है, मतलब आपको देखो 5-5 का गैप है बेसिकली ना, क्लास इंटरवल के बीच में 5 का गैप है। तो ये आपका जो 5 हो जाएगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका हाइट होता है या विथ कह लो। तो ये आपका है एच की वैल्यू। आपको सारी वैल्यू पता है, आप मोड का फॉर्मूला लगा दो, आपका यही आंसर आएगा। लेकिन आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे मैं आपको एक चीज और याद कराया था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको जैसे अगर आपको 25 से 30 के बीच में आपका मोड लाई करेगा, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करना, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दूँ कि आपका जो आंसर आ रहा है 26.3 आ रहा है, अब आप बताओ क्या है। तो आप अब तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो भी मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है, सिंपल। अगर आपको 25 से 30 के बीच में भी डिफ्रेंशिएट करना है कि ये फर्स्ट हाफ में मतलब 25 से लेकर 27.5 के बीच में लाई करेगा या आपका 27.5 से 30 के बीच में लाई करेगा, अगर आपको इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना हो, सिंपल आपको मोड वाले केस में क्या देखना है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, आपको इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है, इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है। जो ज़्यादा है इस केस में ये ज़्यादा है, तो आपका इस बाद वाले में प्लस सेकेंड हाफ में आपका लाई करेगा, प्लस 27.5 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका देखो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट हाफ में है। मैंने आपको मीडियन का भी याद कराया था। मीडियन में क्या कर रहे थे हम, मान लो अगर मुझे पता चल गया कि मानो यहाँ पे लाई कर रहा है तो फर्स्ट हाफ में लाई करेगा, सेकंड हाफ में लाई करेगा, तो मीडियन वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हम इसका सम देख रहे थे कि ये ज़्यादा है, या इसके आगे जितना भी है उसका सम देख रहे थे ये ज़्यादा है। लेकिन मोड वाले में सिर्फ आगे और पीछे का देख रहे थे। ठीक है, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने नहीं देखा है स्टैटिस्टिक वाली क्लास तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपका मेंस का कोर्स भी है। मेंस का देखो इजी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजीली स्कोर कर लोगे। फिर से हम रिवाइज करते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें क्या, और अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, जहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक चली जाएगी। इसका मतलब यही है कि भाई f1 x1 प्लस f2 x2 ऐसे fn xn डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये डिनोट करता है कि कितने डेटा हैं। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो l प्लस n बाई टू माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एल आपको पता है क्या है, लोअर लिमिट। एन है आपका, ये आपका एन का मतलब है सिग्मा एफ, नंबर ऑफ डेटा, सिग्मा एफ बाई टू माइनस सी। सी क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मान लो आपका ये डेटा दिया है ये, ठीक है, ये आपका कुछ डेटा दिया है, ठीक है, मान लो आपका मीडियन यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो है एफ है, मतलब ये जो एफ है ये इसकी वैल्यू है इसके सामने वाली, और इसके पहले जितना भी एफ है इन सबका जो सम होता है वो होता है सी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी। एच लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। वेरिएंस की बात करो तो वेरिएंस होता है आपका सिग्मा स्क्वायर। मैंने अगर सिग्मा स्क्वायर आपके दिमाग में आ गया ना तो फिर आपको याद आएगा कि सिग्मा स्क्वायर हम एक ही चीज में स्क्वायर स्क्वायर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे। मीन से हम देख रहे थे कितना डेविएशन है, कितना गैप है बेसिकली हर डेटा का। वो गैप का फिर हम स्क्वायर ले रहे थे, उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, डिवाइड बाय सिग्मा एफ कर दे रहे थे। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा पहली बात, तो साथ में एफ, एफ और साथ में मैंने आपको क्या बताया कि म्यू। म्यू क्या है, म्यू आप मान लो मीन है। म्यू, म्यू से हम देख रहे थे कितना गैप है आपका एक्स आई का, ठीक है, मतलब हर एक टर्म का। यहाँ पे एफ आई भी आप लिख सकते हो अगर आपको और अच्छे से लिखना है। इसका हम कर रहे थे स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर रहे थे, इसको एफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके एन तक चली जाएगी, डिवाइड बाय हम सिग्मा एफ कर दे रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज़्यादा इजी, इसी का रूट, मतलब इस पूरे का अगर मैं रूट कर दूँ तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे रूट वेरिएंस ही लिख दे रहा हूँ, या मैं इसको डायरेक्ट सिग्मा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई इसका रूट करूँ तो आपका सिग्मा आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन होता है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ भाई फिर से, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय आपका मीन होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको एकदम पता होनी चाहिए। साथ में एक हमने रिलेशन भी पढ़ा था कि मोड इक्वल्स टू आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये फार्मूला आप तभी लगाओगे जब आपको डेटा नहीं दिया होगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे मीडियन की वैल्यू दिया होगा, या आपको मोड की वैल्यू देख के मीन की वैल्यू पूछ सकता है, मतलब कोई भी दो वैल्यू डायरेक्ट दिया होगा
तीसरी वैल्यू आपको पूछा होगा, तभी आपको करना है। आपको अगर डेटा दिया है तो वहाँ पे आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, वो आपका मोड हो जाएगा। जो सबसे बीच में आ रहा है वो आपका मीडियन हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ यहाँ पे क्या पूछा है, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जब भी चारों साइड्स को टच करता है कोई भी आपका सर्कल है, तो जो अपोजिट साइड, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देख भी लेते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपका सर्कल जो है वो चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब, क्योंकि ये आपका सर्कल अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड, कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। और यहाँ पे देखो सर्कल बाहर है और वो चारों वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो ये है आपका सर्कमस्क्राइब्ड। और ये वाला जो केस है हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो अगर ये मानो आपका 30 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये आपका 150 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमने ऊपर देखा। अब इस वाले केस में क्या होता है, अपोजिट साइड का जो सम होता है इक्वल होता है। जैसे ये वाला साइड का सम ले लूँ, साथ में मैं इन दोनों का सम ले लूँ, तो ये आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको पता है कि भाई अपोजिट साइड का जो सम होगा वो इक्वल होगा। तो आपको पता है ये ए बी है और ये बी सी, तो भाई ये बी सी तो एडजेसेंट साइड हो गई ना, तो ए बी और ए डी भी आपका एडजेसेंट साइड हो गया, क्योंकि भाई अरे यार ए पॉइंट से आप बी पे जाओगे, ए से आप डी पे जा रहे हो, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया ना, आपको अपोजिट साइड लेना है। तो आपका ए बी के अपोजिट आपका होगा सी डी, तो आपका ए बी प्लस सी डी मतलब 18 प्लस सी डी इक्वल्स टू आपका बी सी प्लस ए डी मतलब 21 प्लस 15। इतनी बात क्लियर है? मतलब यहाँ पे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है। तो बस आपको सी डी की वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जा रही है 18 आ जा रही है, तो आपका सी डी की वैल्यू 18 आ जाएगी, डी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम एक रिजल्ट और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी एक सर्कल है, अंदर एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल है, जो उसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका ए बी सी डी लेंथ है, उसका जो डायगोनल है उसका ई और एफ लेंथ है। ठीक है, ई और एफ लेंथ है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा वह आपका अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम होगा, जैसे ए सी प्लस बी डी होगा। ये रिजल्ट आप ध्यान में रख लो, कभी भी आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं इसे, लेकिन मतलब ध्यान में रखना बस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा दे रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है इसका, तो मैं यहाँ पे दो दो का पेयर लूंगा। अब मैं देखूंगा 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है, तो ये आपका आता है एक 3 के यूनिट डिजिट में आता है। ठीक है भाई, 3 का स्क्वायर करोगे तब तो 9 आएगा, एक 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 9 आएगा। तो मतलब आपका जो यूनिट डिजिट है वो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। साथ में ये दो पेयर लूंगा, देखूंगा ये किसके स्क्वायर से कम है। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 का करूंगा 9 हो जाएगा, 4 का करूंगा तो 16 हो जाएगा, मतलब पार हो जाएगा। तो आपको 3 को ही लेना है। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा ये 33 हो सकता है या तो 37 हो सकता है। अब मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि 33 होगा या 37 होगा, ये मेन मुद्दा है। सिंपल आपको 35 का निकाल लेना है। 35 का निकालना क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर मुझे 35 का निकालना है या मुझे 45 का निकालना है या मुझे 55 का निकालना है, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले 25 लिख देना है। 25 लिख दिया, साथ में 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 6 30। तो 35 का 12 25 आया, 12 25 आया। बताओ ये वैल्यू आपकी 12 25 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ये 37 का स्क्वायर होगा कि 33 का होगा? 37 का होगा, तो आपका 37 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वैसे आपको पता है कि ये आपका या तो 41 का हो सकता है, क्योंकि भाई ये भाई ऐसे लोगे तो ये तो आपका या तो 41 का हो सकता है या तो आपका 49 का हो सकता है, क्योंकि 9 के का भी जो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट आता है वो आपका एक आता है। लेकिन वैसे तो आपको दिख रहा है भाई 1640 का होता है, तो ये 41 का ही होगा। ये तो मतलब आपको ऐसे आंख बंद करके भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये 41 का है और ये 8 है, तो 41 8 49, तो आपका 7 आ गया तुरंत। मतलब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आपका ऐसा आ जाए तो आप कैसे सोचोगे, ये मेन मैटर करता है। ऐसे क्यूब रूट निकालो तो हम 3 3 का पेयर लेते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत आसान है, यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्यों बता सकते हो डायरेक्टली? क्योंकि यहाँ पे आपका ये एक ही में आएगा। किस में आएगा? 3 3 9 3 27। मतलब यहाँ पे जो आपकी यूनिट डिजिट रहेगी वो आपकी 3 रहेगी, क्योंकि 3 का ही क्यूब करने पे आपका यूनिट डिजिट 7 आता है। इसके अलावा आपका नहीं आएगा। आप 1 से 10 तक चेक कर लो। साथ में यहाँ पे 12 है, तो आप देखो किसका क्यूब करने पे पार ना करे बस। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 27 आपका पार हो जा रहा है, मतलब आपको 2 को ही लेना है, तो ये आपका सिंपल 23 का क्यूब रूट हो जाएगा। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो आपको इसकी वैल्यू नहीं बतानी है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले? पहले आप देखो, इसको 2 2 बना लिया। 6 4 के लास्ट में आता है और 6 के लास्ट में आता है, मतलब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका 6 आ सकता है, या 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट जो है, आपका इकाई वाला अंक है, वो 6 आ सकता है। अब आपको देखना है 40। 40 आपका
अगर आप 5 बच्चे करोगे, 6 36 करोगे, लेकिन आप 749 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 64 का हो सकता है या तो आपका 66 का हो सकता है। अब आप कैसे पता लगाओगे 64 का है कि 66 का है? तो भाई सिंपल, आप 65 का देख लो, 65 का 25 लिख देना है और 6 7 42 होता है, तो 4225। ये 4225 से ज़्यादा है, कम है? कम है, कम है, मतलब ये 64 का होगा। इतनी बात क्लियर है ना? और जब ये 64 का होगा तो मतलब ये 64 आ गया, इसकी वैल्यू आपकी 64 आ गई। 64 का आपको स्क्वायर रूट बताना है, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट बताना है, मतलब आपका 8 करेक्ट आंसर आएगा। इस बात का बस आपको ध्यान रखना था यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है बस। अब आ जाओ, इसको तो हमने सॉल्व कर ही दिया, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप एसएससी सीपीओ 2019 में क्या आया था कि द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। या आप ये समझ लो, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो, आपको ये समझना है ना कि परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के आपके पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसके आपके पास बहुत तरीके हैं कि आप देखते ही बता दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही होगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, आप इकाई वाला अंक देखो, आपको यूनिट डिजिट देखना है। अगर आपका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ये वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। मान लो आप एग्जाम हॉल में ये वाले जो अंक हैं वो भूल जाओ, तो भी जुगाड़ है, आपको 1 से 10 तक का तो स्क्वायर पता है, उसका आप इकाई वाला अंक देख लो। अगर मैं बात करूँ, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 मतलब 6 होता है, 5 का 25 मतलब 5 होता है, 6 का 36 6, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 0। तो आपका यही इकाई वाला अंक यही पॉसिबल है, इसके अलावा अगर कोई भी इकाई वाला अंक आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा कौन सा बचा, यही बचा, मतलब अगर ये आ गया तो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे एक एलिमिनेट कर पा रहे हो, अभी भी आपको इन तीनों में कंफ्यूजन है कि ये आपके हैं या नहीं। तो अब जो दूसरा तरीका है उसमें आपको लास्ट 2 अंक देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट्स देखना है, और वो जो आपकी लास्ट 2 अंक हैं वह वही होना चाहिए जो 1 से 24 का जो स्क्वायर होता है ना, उसमें जो आखिरी 2 अंक होते हैं वही होना चाहिए। अगर उसके अलावा कुछ आ गया तो वो आपका 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वही आ गया, मान लो अगर 1 से 24 के बीच में जो भी होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊं, यहीं पे आपका है, अगर आप इस ऑप्शंस को देखो इन तीनों को, तो आपका आखिरी में 24 आ रहा है। क्या 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में किसी के भी आखिरी 2 अंक 24 होता है क्या? 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इन तीनों की पॉसिबिलिटी के परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं मानो 149 है, तो ये आखिरी में 2 अंक तो 49 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आपका 145 होता मान लो, तो क्या 45 आता है क्या? नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि 145 तो पक्का ही नहीं है स्क्वायर। ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 149 तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, हम ये बात नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी तीनों की पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो फिर हमें पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1 से 24 का स्क्वायर जो होता है उसके आखिरी 2 डिजिट्स का होना चाहिए। ठीक है, समझ जाओगे आप। अब डिजिटल सम आपका 1947 में से कुछ होना चाहिए। कैसे याद करोगे? 1947 से याद कर लो। ठीक है, मुझे भी तरीका पता नहीं था, एक लड़के ने कमेंट करके बताया तब मुझे पता चला। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया था, पहले मैं आपको कैसे सिखाता था कि आपको 1 से 4 तक का तो स्क्वायर पता है ना भाई। 1 का होता है 1, तो इसका डिजिटल सम भी 1 हो जाएगा। 2 का होता है 4, डिजिटल सम 4। 3 का होता है 9, डिजिटल सम 9। 4 का होता है 16, 16 मतलब 6 1 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से याद किया था, लेकिन एक लड़के ने मुझे ऐसा बता दिया, तो आप ऐसे याद कर लो। 1947 बहुत आसान है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 1 से 4 तक पता है, उसका डिजिटल सम देख लो। मतलब आपका जो डिजिटल सम होना चाहिए वह 1947 में से ही कुछ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्या अगर डिजिटल सम 1497 आ जाए तो क्या वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ होगा डिजिटल सम तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसका डिजिटल सम देखूं तो आपका दिख रहा है 5 3 8 4 12 9 21। 21 का डिजिटल सम देखूं 3, तो आपका 3 आ रहा है क्या इसमें? 1947 में नहीं आ रहा, तो गलत हो गया। ये आपका 100% नहीं है, अब सियोरिटी से बता सकते हो। 6 2 8 5 13 13 13 26, 6 2 8, 8 क्या आपका आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा, तो ये आप 100% बता सकते हो कि ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको भी चेक कर लो, वैसे आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये सही हो जाएगा। अदरवाइज चेक कर लो, आपका 9 4 13 और 13 2 15 4 19, 9 1 10, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, तो 1 क्या आपका आता है क्या? बिल्कुल आता है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बाकी तीनों तो, वैसे एक बात और सुनो,
आप ये नहीं बता सकते कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये आप अभी भी नहीं बता सकते, लेकिन आपने 3 एलिमिनेट कर दिया है तो आपका जो बचा है वही होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू एम्प्लॉयज इज इतना दिया, मतलब 2 एम्प्लॉयज़ का जो इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का जो रेशियो दिया है वो मुझे 7:4 दिया है। जो मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है वह मुझे 3:1 दिया है। ठीक है, अगर दोनों ही ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव इतना, मतलब दोनों ही 4800 बचाते हैं, मतलब दोनों की ही सेविंग्स सेम है। अगर मैं सेविंग्स निकालना था तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो आपकी सेविंग आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, यहाँ पे जो सेविंग आ रही है आपकी 3 आ रही है, लेकिन आपको सेविंग्स दिया है इक्वल, तो आपको इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करोगे, अगर आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो डायरेक्टली तो आपको ये दिख रहा है, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1.5 आ जाएगा, और अब आप डिफरेंस देखो अगर, तो ये आपका 2.5 आया और ये भी आपका 2.5 आ रहा है, मतलब सेविंग्स बराबर हो गई इस केस में। और इस सेविंग्स की वैल्यू, मतलब इस 2.5 की ही वैल्यू आपको 4800 दिया है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ दियर मंथली इनकम। इनका मंथली इनकम मतलब आपको 7 + 4 की वैल्यू, मतलब 11 की वैल्यू बतानी है। जब आपको 11 की वैल्यू बतानी है तो आप 11 का मल्टीपल भी दे सकते हो। जब आप 11 का मल्टीपल देखो तो ये आपका 11 का मल्टीपल है, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये आपका है, मतलब अब आपको कन्फ्यूजन हो गया, मतलब कोई फायदा मिला नहीं। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये हटा दो, ये आ जाएगा 25, आपका चौक जाएगा, तो ये आपका ये आ गया, और इसका इंटू 11 कर दोगे तो 1920, तो आपका ये आपका आ जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप ये 1.5 नहीं सोच पा रहे हो ना, तो आपको एक यूनिवर्सल तरीका भी तो पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल तरीका क्या है ये भी देख लो। इनकम का रेशियो दिया है 7:3:11, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देना है, मतलब इनके इनकम का डिफरेंस देखना है तो आपको दिख रहा है 3, इनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस देखना है तो आपको दिख रहा है 2। अगर सेविंग सेम है तो बस आपको जो डिफरेंस दिख रहा है 3 और 2 का, आपको इसको बराबर कर देना है। इसको बराबर करने का 2 तरीका है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इस वाली इक्वेशन को, ये जो दिया है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इससे बढ़िया तरीका है आप नीचे वाले को 1.5 से ही कर दो ना, अरे हाँ, तो भी तो आपका हो जाएगा डिफरेंस। इसको मैं 1.5 से भी कर दूंगा तो दिख रहा है 2 × 1.5 होगा 3 होता है, ये कर दो तो आपका सेविंग्स आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है वही चीज़ 2.5 आपकी सेविंग आ चुके हैं, दोनों ही केस में आपका यही आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जब आप इसके डिफरेंस को बराबर कर दोगे ना तो आपका सेविंग अपने आप बराबर आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझनी है, ये आपका यूनिवर्सल तरीका है, और ये अगर आप सोच पा रहे हो तो डायरेक्ट आप ऐसे कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1500 एंड दियर HCF इज इतना, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स इज। यहाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपका लेकिन आता भी रहता है मॉक्स वगैरह में, हर जगह आपका टकराता रहता होगा। लेकिन आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसपे आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कि जो अगर 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वह क्या होता है, बराबर इन दोनों नंबर्स के LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, ये तो मतलब इस पर तो आपका आता रहता है बार बार, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अब आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1500 है, और 2 नंबर का HCF इतना है, तो अगर आपको पता है कि जो दोनों नंबर्स होंगे वो 10 के तो मल्टीपल होंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर है पहली बात तो दोनों नंबर का, और दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर तो है ही, तो मैं मान लेता हूँ पहला नंबर आपका 10x है और दूसरा नंबर आपका 10y है, और आपको पता है कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो मुझे 1500 दिया, मतलब 10x इंटू 10y जो मुझे दिया है वह मुझे 1500 दिया है, मतलब यहाँ पे आपकी XY की जो वैल्यू आ जाएगी 15 आ जाएगी। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि XY का आपको ऐसा पेयर ढूंढना है जो को प्राइम हो। को प्राइम मतलब होता है जिसका HCF 1 हो, या आप ये कह सकते हो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो XY की वैल्यू अगर 15 है तो आप एक बार ले लो 1 और 15 ले लो, आप एक बार 3 और 5 भी ले सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद आपका 5 3 आएगा वो रिपीट होने लगा, आपको रिपीट नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपके 2 ही पेयर्स पॉसिबल हैं, तो आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या लेना है, आपको को प्राइम पेयर्स ही लेना है, को प्राइम पेयर्स ही लेना है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अ मैन बाइज अ मशीन इतने रुपए में, आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स, इतने में बेच दिया, आफ्टर 2 ईयर्स अगेन ही बाइज द सेम मशीन वो 8000 में खरीद रहा है और 10,000 में बेच रहा है, तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है, एक बार 5000 में खरीदा है, बेचा 6000 में है, दूसरी बार आपको 8000 में खरीदा है, ठीक है,
और बेचा 10,000 में है, तो टोटल उसने अपने जेब से पैसे कितने निकाले, 8 5 13,000 पैसे निकाले हैं, और उसको कितना रुपए मिला है, टोटल 16,000 रुपये मिला है। तो आपको दिख रहा है 3 का फ़ायदा है 13 पे, इंटू 100 कर दो, तो 13 दूना होता है 26, 40 हो गया। तो सॉरी यहाँ पे पॉइंट क्यों लगा दिया मैंने, 40 13 तिहाई, तो 23 करके कुछ आएगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान से था, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर, एक ट्रेंगल है पी क्यू आर, जहाँ पे आपको कह रहा है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। लो भाई, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर कर दिया। ओ एक इंटीरियर पॉइंट है इस ट्रेंगल के अंदर, सच दैट ओ पी आर वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वह आपका बराबर है ओ आर पी के, ओ आर पी के, ये आपका ओ है, इसके बराबर है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, पहले तो इसका बराबर, तो आपका ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। पी ओ आर आइसोस्केलस है, बिल्कुल आपको दिख रहा है साफ साफ कि पी ओ आर आइसोस्केलस है, क्योंकि इसकी दो एंगल्स जो हैं वो बराबर दिए हुए हैं। ओ इज अ सेंट्रॉइड, तो इसको आप अभी होल्ड पे ही रख लो। पी क्यू ओ, अगर मैं बात करूँ पी क्यू ओ की, तो पी क्यू ओ आपका ये वाला है पी क्यू ओ। ठीक है, ये वाला जो ट्रेंगल है आपका, ये है आपका पी क्यू ओ। तो आपसे पूछ रहे हैं पी क्यू ओ क्या कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू ओ के, तो आपका आर क्यू ओ ये वाला है आर क्यू ओ। तो आपको दिख रहा है भाई ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये वाला कॉमन है, तो एस 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 से आपके इजीली कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप देखो 1 और 3 आपका इसमें दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑल वाला तो है नहीं, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। और वैसे भी आप सोच भी सकते हो कि मानो अगर ये मैं पॉइंट यहाँ पे ले लेता, उस केस में भी मैं इसको बराबर करा सकता था ऐसा पॉइंट लेके, तो क्या आपका ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, क्या सेंट्रॉइड दो जगह तो लाई नहीं कर सकता, मतलब आपका नहीं है, नहीं तो गलत ही हो गया। तो इसके साथ हम सारे सेंटर्स को भी एक बार देख लेते हैं, जो सारे सेंटर्स हैं, चाहे आपका इन सेंटर हो, चाहे आपका सर्कल सेंटर हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे आपका सेंट्रॉइड हो, सब कुछ देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर कोई भी सर्कल किसी भी ट्रेंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो मतलब वो सर्कल उसके अंदर है, मतलब इंस्क्राइब्ड है। और जब वो सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम इन सेंटर बोलते हैं, जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस बोलते हैं, और जो सर्कल होता है उसको इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर ये आपका थीटा एंगल है, तो ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। साथ में आपको एक बात समझनी है कि ये जो इन सेंटर है, ये क्या है, ये बेसिकली इस ट्रेंगल के अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर है। अगर मैं इस ट्रेंगल का ये एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी आपका इसी पॉइंट पे आते हैं। तो अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रेंगल के एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो भी इन सेंटर है, साथ में उसके अंदर जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ सर्कल है उसका भी जो सेंटर है वो भी आपका एक ही पॉइंट पे, दोनों आपके इन सेंटर ही होंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये नहीं कहा है कि इसके अंदर जो सर्कल उसका सेंटर है वो है, यहाँ पे सिंपल करा है कि इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वह यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये इन सेंटर है। जब भी इन सेंटर है या एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, तो ये आपका अगर थीटा है तो आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 40 बाई 2 मतलब 90 प्लस 20 मतलब 110 डिग्री हो जाएगा। ये समझो, आपका ये हो जाएगा कितना, 110 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इन सर्कल की कहानी। अगर ये सर्कल इसके तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, आपको पता है यहाँ पे यूनिक सर्कल ही पास होगा, तो ये होता है आपका सर्कम सेंटर, क्योंकि ये आपका सर्कमस्क्राइब्ड है, ये बाहर है, तो इसको हम सर्कमस्क्राइब्ड बोलते हैं, इसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस उसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, इस सर्कल का जो सेंटर उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ये आपका सर्कम सेंटर है, और इस केस में अगर आपका ये थीटा है तो सिंपली आपका ये 2 थीटा हो जाता है। एक चीज और बता दूं, ये जो सेंटर है आपको दिख रहा है ये ट्रेंगल के अंदर है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये जो सेंटर है इन इन जहाँ पे अंदर था, यहाँ पे सर्कल के अंदर था, यहाँ पे तो समझ में आता है भाई कि जब सर्कल ही अंदर है तो उसका सेंटर भी अंदर होगा। लेकिन इस केस में जो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, वो आपका ट्रेंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रेंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्रेंगल पे भी हो सकता है। तो अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो उस केस में आपका इन साइड होगा, जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो इन साइड होगा। अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल है तो उस केस में आपका आउटसाइड होगा। जो सर्कम, जैसे मान लो आपका मैं दिखा दूं यहाँ पे, मान लो ये है आपका, या मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है, और मैंने जो ट्रेंगल बनाया यहाँ पे आपका ट्रेंगल ये है, देखो ये ट्रेंगल है आपका, तो इस ट्रेंगल से जो सर्कल पास होगा वो ये सर्कल पास होगा। आप ये सोचो कि भाई मैंने ट्रेंगल पहले बनाया, सर्कल बाद में बनाया, तो इस सर्कल का सेंटर देखो बाहर है, और ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ट्रेंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो आउटसाइड होता है, और जो राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसका कहाँ पे होता है, उसका हाइपोटेन्यूज पे होता है, उसका हाइपोटेन्यूज कहीं भी मिड पॉइंट पे होता है।
हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे होता है मेरे भाई। जैसे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ, ड्रॉ करके क्या, मैं अगर पहले सर्कल बना देता हूँ, चलो ये मैंने सर्कल बना दिया, ये है डायमीटर, आपको पता है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे क्या, और आपका सेंटर ये है, आप ये सोचो कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाया और सर्कल बाद में बनाया है, तो आपको दिख रहा है कि जो सर्कल है इस हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे ही है इसका सेंटर। ये बात क्लियर है? तो आपको ये तीनों चीज़ भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी है कि यहाँ पे जो मैंने, यहाँ पे ये आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 था, लेकिन और यहाँ पे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूँ, जैसे ये जो साइड्स है इसको मैं ऐसे एक्सपैंड कर दूँ, और जो एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इनका बाइसेक्टर ले लूँ तो ये भी जहाँ पे मीट करेगा इसको हम एक्स सेंटर बोलते हैं। और इस केस में अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर ये आपका थीटा है तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर ये आपका 70 है तो ये 90 माइनस 70 बाई 2 मतलब -90 माइनस 35 मतलब आपका 55 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री हो जाएगी। मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो थीटा है तो 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये थीटा है तो जो एंगल है जो यहाँ पे मिल रहा है वो आपका 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि इन दोनों एंगल का जो सम है, इसका और इसका, इन दोनों एंगल का जो सम है वो आपका 180 आ रहा है। तो आपको सिंपल ऐसे कहेगा कि भाई एक ट्रेंगल है, इसका ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अगर ये आपका 110 डिग्री है तो ये बता दो कितना डिग्री होगा। तो आपको पता है इन दोनों का सम 180 है तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, आ जाओ आगे आगे देखते हैं। जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं वो जो पॉइंट होता है उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर, आपसे कह दिया भाई ये ऑर्थो सेंटर है, ये आपका 50 डिग्री है, आप बता दो इसका एंगल मुझे बता दो। आपको पता है ये दोनों बराबर है तो अब अगर आप इसका निकाल लो वही आपका इसका हो जाएगा। आपको पता है ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका, मैं आपको किस कलर से दिखाऊं, रेड कलर से दिखाता हूँ। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये आपका 130 हो जाएगा। मतलब क्या हमने सीखा यहाँ पे कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है तो ये अगर थीटा डिग्री है ये आपका सिंपल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सेंट्रॉयड मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन का मतलब क्या होता है कि भाई ये इसके बराबर हो जाएगा, ये आपका मीडियन है, ये जो आपका है रेड कलर वाला ये आपका मीडियन है। तो जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे होता है सेंट्रॉयड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, अगर जैसे ये मीडियन है और ये सेंट्रॉयड है तो ये बेसिकली इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इस मीडियन को, सेंट्रॉयड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, जहाँ पे 2 आपका वर्टेक्स के पास होता है। भाई ये ऐसा मत करना, इसको 2:1 मत कर देना, समझ रहे हो ना? इस वजह से बता रहा हूँ कि 2 जो होता है वर्टेक्स साइड वाला होता है और ये आपका 1 इसके सामने वाले साइड वाला होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2 होगा क्योंकि वर्टेक्स के साइड है, ये आपका 1 होगा। ऐसे ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, इस रेशियो में ये काटता है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट मीडियन की लेंथ भी पूछ लेता है कि भाई मीडियन की लेंथ क्या होगी, तो जैसे मान लो आपसे पूछ ले भाई इसकी लेंथ बता दो, इसकी लेंथ बता दो, इसकी लेंथ बता दो, और आपको तीनों साइड दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा ए के सामने वाली साइड बी है, ए है, बी एंगल के सामने वाली साइड बी है, सी एंगल के सामने वाली साइड सी। आपसे पूछेगा इसकी लेंथ बता दो मीडियन की, तो आपको सिंपल करना है हाफ, रूट करना है। रूट में इसके जो अगल बगल वाली साइड है बी और सी ही तो है भाई, तो 2b² प्लस 2c² माइनस इसके सामने वाली साइड a², ये होता है इसका मीडियन। आपको मीडियन की लेंथ भी पता होनी चाहिए। साथ में हमने यहाँ पे काफ़ी बात की, मैंने यहाँ पे सर्कम सेंटर की बात की, ऑर्थो सेंटर की बात की, सेंट्रॉयड की बात की। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ट्रेंगल है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, उसका जो सेंट्रॉयड होता है, जो जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और जो उसका सर्कम सेंटर होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये तीनों कोलिनियर होता है किसी एक ट्रेंगल। कोई भी आप एक ट्रेंगल ले लो, मानो मैंने ये ट्रेंगल ले लिया, तो इसका जो इस ट्रेंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा, जो सेंट्रॉयड होगा और जो आपका सर्कम सेंटर होगा, तीनों आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। साथ में कोलिनियर के साथ जो आपका सेंट्रॉयड होता है वह लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। जहां पे आपका 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। मैंने कैसे याद कराया था, ये आपका बेसिकली सेंट्रॉयड है, ये आपका सर्कम सेंटर है, तो सी के बीच वाला जो होता है 1 होता है और ये आपका 2 होता है। ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, सारे रिजल्ट।
मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैंने रिवाइज करा दिया आपका, इतनी ही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ आपको बताना। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको एकदम पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। साथ में चलो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन की लेंथ पूछूं आपसे, तो सिंपल आपको हाइपोटेन्यूज का आधा कर देना है। राइट एंगल ट्रायंगल के अगर मैं मीडियन का आपको पूछूं लेंथ क्या होता है, तो सिंपल हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। यही आपका सर्कम रेडियस भी होता है। वैसे सर्कम वाला चीज़ हम कल पढ़ेंगे ना, अभी यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत ही कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। आपको यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको दो लाइंस दी है, L1 की जो आपको इक्वेशन दी है वो आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 दी है। a2 लाइन की इक्वेशन जो दी है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 दी है। तो उस केस में आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या आपका कोइंसिडेंट है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। बाकी आपको दिख रहा है, हिंदी मीडियम वाले अगर देख भी रहे हैं ना, उनको पता चल जाएगा भाई ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है तो उसको हम समांतर बोलते हैं। ठीक है, बाकी समांतर बोलते हैं कि नहीं, वैसे समांतर ही बोलते होंगे। तो सिंपल क्या करना है कि अगर a1 अपॉन a2 मतलब जो x का कोफिशिएंट है और b1 अपॉन b2 ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब a1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो देखो यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, जो ये पॉइंट होगा दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपका a1 अपॉन ए टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो वो दोनों लाइन सेम टू सेम है। सेम टू सेम मतलब को इंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। ठीक है, और इस केस में आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे, आप कोई भी पॉइंट ले लो, देखो इस पॉइंट पे ये भी पॉइंट, ए भी पॉइंट, ए भी पॉइंट, ए भी पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। लेकिन इस केस में देखो एक सिंगल पॉइंट ही ऐसा था जो दोनों लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। देखो उस लाइन पे कोई भी लाइन है, ये मानो एक लाइन है, इस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वो उस लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन में कॉमन है, तो यहाँ पे इस वजह से यूनिक सोल्यूशन आया। यहाँ पे दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो कोई भी पॉइंट ले लो आपके यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे इस वजह से। अगर आपका a1 अपॉन ए टू इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, इस केस में ये आपके पैरेलल लाइन से, और पैरेलल लाइंस में अगर आप कोई कॉमन पॉइंट ढूंढो तो क्या आप यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट ढूंढ पा रहे हो क्या जो दोनों में आया हो? नहीं, क्योंकि पैरेलल है, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। इस केस में यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाता है, तो आपका ये नो सोल्यूशन हो गया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं। ठीक है, देखो इनफाइनाइट और पैरेलल में ना आपको सिर्फ ये वाली कंडीशन चेक करनी होती है, आपका आंसर आ जाता है, आपको इसको नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं होता उसका। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे फॉर वैसे देखना होता है, कहीं कहीं अगर आपसे पूछ ले कि भाई पैरेलल है या आपका वो है, तो उस केस में देखना पड़ता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालने वाले चक्कर में नहीं देखना पड़ता। ठीक है, तो आपको सिंपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ही देखना है, क्योंकि आपका m यहीं से आ जाएगा। तो a1 अपॉन a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, मतलब 17/23 इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स मतलब m अपॉन 299, m अपॉन 299 आपको दिख रहा है, ये आपका इंटू 13 कर दिया है, तो यहाँ पे भी आप इंटू 13 कर दो, मतलब 170 प्लस 51 कर दो, तो आपका 221 आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था ये, तो इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, तो आपको इसको अच्छे से आपको होना चाहिए तैयार। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और सीखेंगे कि जैसे आपको दिया है, ये आपको लाइन दी है जिसकी आपको इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, आपसे पूछे कि इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी कितनी है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल, आप x और y की जगह ये x1 y1 डाल देते हो, तो देखो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बन गया। ठीक है, डिवाइड में आप x और y का जो कोफिशिएंट है a और b, तो उसका स्क्वायर का सम कर देते हो, उसका रूट ले लेते हो, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये होता है फॉर्मूला। ये आपका क्या निकल के आया है, ये आपका ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये आपकी निकल के आई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको ये लाइन की इक्वेशन दिया है, आपको ये पॉइंट दिया है 1, 2, आपसे पूछे कि भाई इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है या दूरी कितनी है, तो कैसे करोगे, ये 1 और 2 को आप x और y में डाल दोगे। तो मैंने डाल दिया, चलो, तो ये मैंने x पे डाला क्योंकि ये पहला वाला आपका x होता है और ये आपका y होता है।
तो 3 प्लस 5 दूना 10 माइनस 25, इसका मॉड लेना क्योंकि आपकी जो लेंथ होगी निगेटिव नहीं होगी। डिवाइड बाई रूट में क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 9 आपका 34, इसका मॉड ले लो तो आपका बेसिकली यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका 12/√34 आ जा रहा है। ये क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी है। देखो लगे हाथ में ये भी देख लेते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी, मतलब उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना होगा। ठीक है, और ये आपसे सिर्फ पैरेलल लाइंस के ही केस में पूछेगा। ठीक है, तो देखो अगर पहले लाइन की इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, दूसरे लाइन की इक्वेशन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो है, तो आपको पहली बात तो ये समझना है यहाँ पे आपका एक्स का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपको बराबर ही दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आप यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे a दिया है तो आप इसको भी a बना लेना। जब आप a को बनाओगे तो अपने आप b वाला बराबर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ऐसे, मतलब ये जो x ये चीज़ें हैं ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपको सेम दिखनी चाहिए। नहीं दिख रही तो उसको बना लो। फिर सिंपली आपको क्या करना है, c1 माइनस c2 इसका मॉडल लेना है क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, डिवाइड बाय जो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, मतलब c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस की आपको इक्वेशन दिया है, पहली इक्वेशन आपको ये दिया है, दूसरा आपको ये दिया है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक चीज़ें बराबर दिखनी चाहिए। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप इसको देखो और इसको देखो, तो c1 माइनस c2 15 डिवाइड बाई रूट ऑफ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 5 आ जाएगा सिंपल आपका 25, रूट 25 या कह लो 5 है, चलो रूट 25 लिख देता हूँ। तो 15 बटे आपका आ गया 5, तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। इजी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 120 और ब्रेथ आपकी जो विड्थ है वो आपका 104 दिया है। तो 120 104, एक 1 मीटर वाइड पाथ है, रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क। ठीक है, रिमेनिंग कंप्लीटली इनसाइड द पार्क एरिया, मतलब पार्क एरिया के इनसाइड है, साफ साफ मेंशन किया है यहाँ पे। तो ये आपका 1 मीटर चौड़ा पाथ है, मतलब आपका ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर और ये भी आपका 1 मीटर है। ठीक है, और जो आउटसाइड एज है वह आपका वॉल है, मतलब आपको साफ साफ मेंशन कर रहा है भाई ये वाला वॉल वाला हिस्सा है। ठीक है, द इनसाइड एज ऑफ द पाथ आर मार्क्ड, मतलब ये जो पाथ है इनसाइड एज वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये तो बाउंड्री हो गई, और जो अंदर वाला ये वाला पाथ है उसको हम वाइट लाइन से मार्क कर रहे हैं, और हम जो उसकी जो वो ले रहे हैं ना थिकनेस, उसको नेग्लिजिबल ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो अगर 1 मीटर, जैसे आपका अगर मैं ब्लू लाइन से दिखाऊं तो बेसिकली इसको मैं वाइट लाइन से मार्क कर रहा हूं इसको। तो आपसे सिंपली कह रहा है भाई अगर 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 2.5 है तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो देखो 1 मीटर इधर से कम हो गया, 1 मीटर इधर से कम होगा, तो ये आपका हो गया 118, ऐसे ये हो गया 102। तो बस 2l प्लस बी कर दो या 2l प्लस 2b कर दो, तो आपका यहाँ पे 236 प्लस 2, इसका 2l किया हूँ और ये 204, मतलब 440 हो गया। और 440 इंटू 2.5 करना है, इससे बेटर चलो अच्छा कर ही लो, 25 चौका होता है 110 हुआ, 25 चौका होता है 100 और 10 110, तो इतना रुपए आपका आएगा खर्चा। ठीक है, आसान सा था ये तो। नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स और ऑन इतना इन 3 ईयर्स इज इतना दिया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनम इन टू बैंक्स आर R1 एंड R2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। देखो मुझे एक जगह जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा SI वो मुझे P इंटू आर इंटू R1 इंटू टी अपॉन 100 मिलेगा, दूसरी जगह जो मुझे मिलेगा P इंटू R2 इंटू टी अपॉन 100 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 8,000 रुपये मिलाया है, तो दोनों जगह P सेम है, दोनों जगह टाइम सेम है, T1 T2 भी सेम है, मुझे R1 और R2 का डिफरेंस लेना है मुझे। तो दोनों का SI का डिफरेंस आपको जो दिया है वह आपको दिया है ये, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, तो यहाँ से मैं P और T अपॉन 100 को कॉमन ले सकता हूँ, और आपको पता है कौन सा बड़ा है, R1 बड़ा है, मतलब R1 माइनस R2, इसकी जो वैल्यू दी है वो मुझे 800 दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देना भाई। तो ये मुझे दिया था 8,000 और मुझे ये क्या दिया था 3 साल, तो 800 से आपका गया 800, इससे गया आपका ये आपका आ गया 10/3 R1 माइनस R2 की वैल्यू, जो कि होता है 3 सही 1/3, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है,
टू शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस सच दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। मतलब एक आपको लाइट हाउस दिया है और इसके अपोजिट साइड्स में दो शिप्स हैं और ये आपका कोलिनियर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, या आप ये कह सकते हो यहाँ और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बराबर ही होगा भाई, सेम होता है। तो ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री दिया है, और जो इसके बीच की दूरी है दोनों शिप्स के वो 230√3 दी हुई है आपको। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर ये 30 और 60 है तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ पे बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है तो जो रेशियो होता है 30 डिग्री और के सामने वाली साइड का और 60 डिग्री के सामने वाली साइड का वो 1:3 होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो गया रेशियो। तो आपको इस 4 का मान दिया है, इस 4 का मान 230√3, इस 4 का मान दिया है। तो आपको एक का मान निकालना, तो इंटू 1 कर दो, ये एक का मान हो गया, मतलब ये इसका मान हो गया इसका। ठीक है, आपको ये हाइट बतानी है इसका, तो आपको ये बताना है, तो इंटू√3 कर दोगे, क्योंकि भाई इसके सामने वाली साइड बड़ी होती है और जब सामने वाली साइड बड़ी होती है तो उसको बड़ा करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको इसको सिंपल इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो 230 इंटू 3 आपका 690/4 आ जाएगा और 172.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आओ, देखो, अ बोट कवर 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स। हमें सिंपल स्पीड ऑफ बोट बतानी है। देखो 35 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करता है डाउन स्ट्रीम जब जाता है, तो यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो मैं मानता हूँ डी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 35/2 17.5। और इतनी ही डिस्टेंस वो 7 घंटे लेता है जब अप स्ट्रीम जाता है। तो अप स्ट्रीम की अगर स्पीड निकालो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 35/7 मतलब 5 किलोमीटर। अगर आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, अगर आपको अप स्ट्रीम की स्पीड पता है, तो स्पीड ऑफ बोट जो होता है वो सिंपल d + u/2 होता है। स्पीड ऑफ रिवर जो होता है वो सिंपल d - u/2 होता है। यहाँ से आपका स्पीड ऑफ बोट पूछा है तो भाई 17.5 + 5 22.5 मतलब 11.25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। हमें एलसीएम बताना है इसका और इसका। ठीक है, तो एलसीएम तो बात की बात है, पहले हम अगर आपको एक चीज बता दूं, जैसे अगर आपको इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं या अगर आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं तो आप कैसे तुरंत निकालोगे। आपको सिंपल एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका प्रोडक्ट ये आए और इसका सम ये आए 5 आए। तो आपको ऐसा दिखेगा 2 और 3, लेकिन आपका इसका सम जो है ना 5 ना आके -5 आना चाहिए, तो आप दोनों पे माइनस लगा दो। तो सिंपल अगर आपको x की वैल्यू निकालनी तो आपको इसका अपोजिट ले लेना है, जो भी साइन है उसका अपोजिट कर देना, तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3 आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका सम -8 हो और प्रोडक्ट आपका 15 हो, तो वो दिखेगा 5 तिहाई 15, लेकिन आपको -8 चाहिए तो आपका ये हो गया। अगर आपको x की वैल्यू बतानी तो सिंपल जो भी साइन है उसका अपोजिट कर दो, तो आपका 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू 5 और 3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंपल अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कुछ कॉमन करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके नहीं, बेसिकली समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अगर कैसे लिखोगे, आपको अगर पता है x की वैल्यू 5 x की वैल्यू 3 है तो इसके अपोजिट साइन के साथ आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये आपको इसको आपको ऐसे लिख सकते हो आप, समझ रहे हो ना। और वैसे भी आपको पता है ना, जैसे अगर आपको x की वैल्यू बतानी होती है तो आप इसको इक्वल्स टू 0 करते हो, x - 5 = 0 करोगे, x - 3 = 0 करोगे, तब आपके x 5 आता है और 3 आता है, यही तो करते हो। तो मतलब अगर आपको 5 और 3 पता है तो इसको आपको इस फॉर्म में लिखना हो तो x - 5 x - 3 लिखोगे, अगर इसको लिखना हो तो x - 2 x - 3 लिखोगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे इक्वल्स टू 0 वाला सीन नहीं था, यहाँ पे इतना सीन था, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप अगर इसको ही देख लो सिर्फ, तो x - 2 x - 3 तो आना ही चाहिए, x - 2 x - 3 आ रहा है, यहाँ पे x - 3 आ रहा है, लेकिन x - 2 नहीं आ रहा इन तीनों में, ये तीनों गलत हो गया, आपका यही ऑप्शन सही हो गया। बाकी यहाँ पे आपको एलसीएम बताना था, तो आप किसी भी एक को लिख लो। आपने इसको लिख लिया, आपने लिख लिया x - 5 और x - 3 लिख लिया। अब जब इसको देखोगे तो आप देखोगे क्या चीज़ नहीं आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है उसी को आपको इंक्लूड करना है। तो x - 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसको लिखोगे। x - 3 आ रहा है क्या, ऑलरेडी आ रहा है, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको HCF पूछा होता
तो इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं HCF पूछता तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, x-3 ही तो कॉमन है, तो आपका x-3 आ जाता। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 180। द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg ऑफ पल्स। द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 kg ऑफ टी। द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 6 kg ऑफ वॉलनट। देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ना कभी कभी आपको पढ़ने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, आप हो सकता है थोड़ा सोच ही नहीं पाते हो, बहुत ही ईजी रहता है फिर भी आप सोच नहीं पाते हो यार कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन को आप पहली बार में स्किप कर दिया करो अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा है तब। और जब भी दोबारा आओ बहुत ही शांत दिमाग से आपको सोचना है, बहुत ही आसानी से आपकी चीज़ें हो जाएंगी। मैंने क्या बोला, बहुत ही आराम से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, आपसे बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर मैं करूँ इसको, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 180 रुपये, तो 1 kg राइस का कितना हो जाएगा, 1 kg राइस का दाम हो जाएगा 60। अब आपको आगे क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, 8 ये मैंने 1 kg ऑफ राइस का दाम 60 रुपये लिखा है, तो 8 kg राइस का दाम कितना हो जाएगा, इतना, इज इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्स। तो ये क्या जो मैंने निकाला, ये 5 kg पल्स का प्राइस है, तो 1 kg पल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मैं आपको फिर से करके बता रहा हूँ, फिर से अगर आपको फिर से कंफ्यूजन है फिर से देखो। द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 180, तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 1 kg राइस का प्राइस है। द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, 8 kg मतलब इतना, इतना जो प्राइस है वो 5 किलो पल्स के बराबर है, मतलब ये जो है ये 5 किलो पल्स का प्राइस है, डिवाइड बाय 5 कर दो तो ये 1 kg पल्स का प्राइस आ गया है। अब आपसे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 15 kg पल्स, ये मैंने 1 kg पल्स का प्राइस लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 15 kg पल्स इतना हो गया, इज इक्वल टू 2 kg ऑफ टी। अब ये जो मैंने लिखा है ये 2 kg टी का प्राइस है, तो अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 kg टी का प्राइस आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 3 kg टी, 3 kg टी का प्राइस मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 6 kg ऑफ वॉलनट, मतलब ये जो मैंने लिखा है ये 6 kg वॉलनट का प्राइस है, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 kg वॉलनट आ जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 kg वॉलनट, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया 5 दूना 10, 10 गया आपका, ये से ये चला गया, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, चौक 36, तो 36 करके आएगा, आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल शांत दिमाग से करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। What is the ratio of simple interest earned on the certain amount at the rate of 21% per annum for 8 years to that earned on the same sum। पहली बात तो सेम सम कहा है, एट द सेम रेट, रेट भी सेम है, मतलब सिर्फ ईयर ही डिफरेंट है। आपको पता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है, तो अगर आप रेशियो लोगे मान लो तो आपका क्या करोगे, P1R1T1 अपॉन 100, रेशियो P2R2T2 अपॉन 100 करोगे, यही करोगे। जहाँ पे प्रिंसिपल और रेट दोनों सेम है, मतलब P और R से मतलब सिर्फ T1 और T2 का ही फर्क है, तो T1 रेशियो T2 आपका सिंपल आ जाएगा। तो आपने एक बार 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है, एक बार 21, तो आपका 8 रेशियो 21 आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे सिंपल यहाँ पे रेशियो पूछा है ना, आपको ये नहीं कहा कि बाद वाले का पहले वाले का, सिंपल पूछा तो आपका 8 रेशियो 21 आ जाएगा। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। तो ये लास्ट है, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, साथ में कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कराएंगे जो मैं आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो चीज़ कहाँ से है, आपको भी पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब समझ लो कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तब। ठीक है, हाँ, तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रिंसिपल दिया है P, रेट दिया है R, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि SI CI का जो डिफरेंस होता है 2 साल का वो कितना होता है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि जो CI का डिफरेंस होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का वो कितना होता है, तो दोनों का आंसर आपका क्या था कि P का R% का R%। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करूँ, आपको SI CI का डिफरेंस 2 साल के लिए पूछा है, तो ये सिंपल P के R% का R% हो जाएगा। यहाँ पे P आपको दिया है 10,000, इसका 10% मतलब 1/10, और उसका भी 10% 1/10, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, साथ में आपको सीआई का डिफरेंस बताना है थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का सीआई का डिफरेंस लिखूंगा, जो कि मुझे पता है P के R% का R% होता है, मतलब 10,000 के 10% का 10%, ये क्या आया है, ये आपका आया है सीआई डिफरेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और अगर मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का निकालना हो तो सिंपल 11/10 कर दूंगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है 10%, मतलब आपकी वैल्यू 10 से 11 हो रही है, इस वजह से 11/10 करेंगे। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये चीज तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी है, आपका सीआई डिफरेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है, ये जो है आपका सीआई डिफरेंस फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर है, फिर ये जो आपका सीआई डिफरेंस हो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर जो आपसे पूछा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपसे पूछ ले कि SI CI डिफरेंस 4 साल का बता दो, तो अब तक तो आपने 2 साल का निकाला,
जो आपको डायरेक्ट पता है, लेकिन अगर आपको 4 साल का बता दे तो भी आपको घबराना नहीं है। वैसे यहाँ पे जो वैल्यूज दी हैं 10,000 और 10%, वो तो बहुत ही ईजी है, आप ओरली बता सकते हो। ओरली कैसे बताओगे? जो 4 साल का SI होगा वो 40% हो जाएगा। 40% मतलब 4,000, 4,000 लो मैंने लिख दिया। साथ में जो आपका पैसा है वह 10,000 में 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 चला जाएगा 4 साल में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो जो आपका पैसा है 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 क्या होता है 14641, जिसमें से आप 10,000 घटा दो तो आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 464, ये 4,000 है भाई, 40,000 क्यों लिख दिया मैंने, 4641 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा है 641 आ जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। लेकिन अगर कोई वैल्यू थोड़ी सी अच्छी दे दे फिर आप कैसे बताओगे, तो उसका तरीका बता रहा हूँ, रामबाण तरीका हर जगह लग जाएगा। जब आपसे 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे, 5 साल का पूछे, इजिली निकाल दोगे। तो आपको सिंपल CI निकालना है 4 साल का, बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से। तो आपने 10,000 लिखा यहाँ पे, इसका आपने 10% लिखा यहाँ पे, तो आपका आ रहा है 1,000। ऐसे आप 4 बार लिखते हो क्योंकि 4 साल के लिए पूछा है, ठीक है। फिर इसका 10% आप यहाँ पे लिखोगे, आपका 100 आ जाएगा। फिर इन दोनों का 10% आपका 200 आ जाएगा। फिर इन तीनों का 2% सॉरी 10% आपका 300 आ जाएगा। फिर इसका 10% आप यहाँ पे लिखोगे 10 आ जाएगा। इन दोनों का 10% लिखोगे तो आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। और फिर इसका 10% लिखोगे, आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे आप निकालते हो CI बेसिक मेथड से। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि जो पहला वाला कॉलम होता है वो होता है आपका SI, ये होता है आपका SI, और बाकी ये जो पूरा है ये पूरा होता है आपका CI। तो आपको डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि पहला वाला कॉलम छोड़ दो, अगर आप पहला वाला कॉलम छोड़ दो तो ये जो पूरा है यही आपका डिफरेंस है SI और CI में। तो बस आपको यही लिखना है। कितना हो गया भाई 641 आपको दिख रहा है, वही वैल्यू आई जो हमने ऊपर निकाली थी। तो ये आप इजिली आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप निकालते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया। इतना ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। साथ में पिछली बार करेंगे तो फिर हम इस चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।